नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक्स हूँ इन क्लाउड9 हॉस्पिटल पटपड़गंज और मेरा अपना क्लिनिक आराध्य मदर एंड चाइल्ड केयर शिप्रा सनसिटी इंदिरापुरम गाज़ियाबाद में है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट डिलीवरी केयर के बारे में। ये एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है और एक कॉमन प्रॉब्लम, मिथ्स, सवाल जिसके बारे में लोगों के मन में बहुत सारे रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि पोस्ट डिलीवरी केयर के बारे में बात करते हैं। तो जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद नेचुरली उसके शरीर में काफ़ी बदलाव आते हैं, कुछ कमज़ोरियाँ भी हो जाती हैं। तो कैसे उसको अपनी सेहत की ध्यान करना चाहिए जिससे कि वो वापस जल्दी से जल्दी अपने शरीर की मजबूती को वापस पा सके और साथ ही में बच्चे का ख्याल रख सके, बच्चे के लिए दूध अच्छी मात्रा में बना सके। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आइए बात करते हैं। तो हमेशा जब भी हम पोस्ट डिलीवरी केयर के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला सवाल जो उठ खड़ा होता है वो है मैडम खाना। तो क्या खाना खाना चाहिए इस समय में, क्या खाना है जो कि शरीर को अच्छी ताकत देगा और बच्चे के लिए भी सही मात्रा में दूध बनाने में मदद करेगा। तो बहुत ही सिंपल है इसका जवाब, जो कि हमारी मॉडर्न साइंस कहती है जिस प्रकार से, और जितनी स्टडीज़ पूरी दुनिया में हुई हैं जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि आपका खाना जितना अलग अलग प्रकार का होगा उतना बेहतर दूध बनेगा, उतना बेहतर औरत के शरीर को पोषण मिलेगा। तो यदि खाने में हम अलग अलग, जैसे कहते हैं कि अगर आपकी प्लेट में 7 रंग के खाने हैं तो इसका अर्थ है कि आपके शरीर में अलग अलग तरीके का पोषण जा रहा है और वह मिलकर एक संपूर्ण पोषण बनाता है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि कोई भी खाना, चाहे वो दूध हो, चाहे वो अंडा हो, कोई भी खाना ऐसा नहीं है जिसके अंदर सारे के सारे तत्व मिले होते हैं जो कि हमारे शरीर को पोषण के लिए चाहिए। एक खाना कुछ देता है, दूसरा खाना कुछ देता है। इसीलिए जब हम अलग अलग तरीके के खाने लेते हैं तो हमारे शरीर में हम हर प्रकार के मिनरल्स, विटामिन सारे के सारे प्रचुर मात्रा में दे पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हर खाना अलग अलग मात्रा में लेना चाहिए। सब प्रकार की दालें हों, सब प्रकार के फल हों, सब प्रकार की सब्जियां हों। यदि आप नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो आप वो भी खा सकते हैं। दूध लेना चाहिए, अगर आप दूध टॉलरेट कर पाते हैं तो। नहीं टॉलरेट कर पाते तो दही है, पनीर है, इस तरह की चीज़ें हैं, या और ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो कि कैल्शियम बनाती हैं। तो जितना अलग अलग तरीके का खाना आप लेंगे उतना खाना आपके शरीर को ज़्यादा अच्छी तरीके से मजबूत कर पाएगा। स्पेशली ध्यान देना है प्रोटीन्स की तरफ। प्रोटीन्स हमें किससे मिलता है? दालों से। यहाँ अक्सर एक सवाल आता है कि ऐसा खाना जो कि गैस बना देगा और फिर उससे बच्चे के पेट में भी गैस चली जाएगी। तो ये बहुत बहुत बड़ी मिथ है। कोई भी तरीका ऐसा नहीं है। पहली बात तो खाने का गैस बनाने से डायरेक्ट संबंध हर खाना हर व्यक्ति में किसी प्रकार की एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस करेगा, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों को कोई खाना नहीं पच सकता, वो दूध भी हो सकता है, वो चना भी हो सकता है, वो सिंपल अरहर की दाल भी हो सकती है, लेकिन अंडा भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग वो आराम से पचा जाते हैं। तो आपको अपने शरीर के हिसाब से देखना है कि क्या आपका शरीर ये खाना पचाने में सक्षम है या नहीं है। अगर आपको खाने के बाद कोई दिक्कत महसूस नहीं होती तो आराम से खाइए। जैसे मैंने कहा, जितना अलग तरीके का खाना लेंगे उतना आप बेहतर पोषण अपने आप को देंगे। और मान लीजिए आपको कोई दिक्कत होती भी है तो किसी भी प्रकार से माँ के पेट में बनी हुई एसिडिटी या जिसे गैस कहते हैं लोग, वो किसी भी तरह से दूध में जाकर बच्चे के पेट में गैस नहीं बनाती। बच्चे के पेट में गैस तब बनती है जब वो माँ का दूध ज़्यादा देर तक लेता रहता है, तो वो चूसते चूसते अपने पेट में गैस हवा भर लेता है और उसके कारण उसके पेट में कोलिक या कि गैस बनने की दिक्कतें आती हैं। तो कोई खाना बच्चे के पेट में गैस नहीं करता, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। और अगर आप सब तरीके का खाना खाएंगे तो चाहे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, चाहे आपका सिज़ेरियन हुआ हो, आपके शरीर को पोषण की, आपके टांकों को पोषण की ज़रूरत है और वो उसी प्रकार से हम भर सकते हैं, प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से। चाहे केला हो, चाहे पपीता हो, चाहे हरी सब्जियां हो या
गोभी हो या बैंगन हो, इसी तरह कोई भी दाल हो, दूध हो, वो सारी की सारी चीज़ों का पोषण करना चाहिए। बस ये ज़रूर आप ध्यान रख सकते हैं शुरू के वो भी एक आध हफ्ते में, जबकि आपकी और दवाइयाँ भी चल रही होती हैं, कि थोड़ा सा तेल मसाला हल्का कम रखें जिससे एसिडिटी होने के चांसेस कम हो। अगर आपकी रूटीन दवाइयाँ बंद हो जाती हैं और जैसे कि नॉर्मल हम लोग केवल आयरन कैल्शियम देते हैं, केवल आप वो ले रहे हैं, तो आप हर वो खाना जो परिवार में हर कोई व्यक्ति खा रहा है आप खा सकते हैं। अब दूध बढ़ाने के लिए स्पेशली क्या चीज़ ज़रूरी होती है? दूध बढ़ाने के लिए एक्चुअली ज़रूरी होता है बच्चे का माँ का दूध पीना। जब एक बच्चा अपनी माँ की छाती के पास आता है और दूध पीने का प्रयत्न करता है, तब हमारे दिमाग को ये सिग्नल जाता है कि हमें दूध और बनाना है, और तब माँ का शरीर और दूध बनाना शुरू करता है। इसलिए हर 2-2.5 घंटे में जब भी बच्चा दूध मांगे, आप पहले माँ का दूध ज़रूर दीजिए, और अगर लगता है कि इससे उसका पेट नहीं भर रहा तो हम बाहर का दूध देते हैं, नहीं तो हर बार पहले माँ का दूध देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से दूध अपने आप बढ़ जाएगा। प्लस फ्लूइड्स यानी पीने की चीज़ें प्रचुर मात्रा में लें। कुछ चीज़ें जैसे कि अजवाइन, सौंफ और जीरा, ये चीज़ें अच्छी मानी जाती हैं दूध बनाने के लिए, तो इनका सेवन आप अधिक थोड़ा कर सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा, बाकी सारी चीज़ों का भी सेवन करना ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छा और पोषण दूध बना पाएंगे अपने बच्चे के लिए और अपने लिए भी। तो ये है सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल। इसके बाद आता है सवाल रेस्ट का, एक्सरसाइज का, कितना रेस्ट ज़रूरी है। तो जैसा कि हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है, 40 दिन या लगभग 1.5 महीने ज़रूरी होते हैं एक औरत को वापस अपना शरीर ठीक करने के लिए। वही चीज़ मॉडर्न साइंस भी कहती है कि आपको 1.5 महीने का रेस्ट कम से कम चाहिए, जिससे कि आप अपने शरीर को वापस अच्छी तरीके से उसमें पूरी की पूरी स्ट्रेंथ गेन कर सकें, पूरी ताकत अपने शरीर में भर सकें। और रेस्ट का मतलब ये भी नहीं है कि केवल आप बिस्तर पे ही पड़े हैं, थोड़ा बहुत चलना फिरना, थोड़ा अपना काम, नहाना चाहे आपके स्टिचेस भी लगे हों तो आजकल ज़्यादातर ऐसे पट्टियाँ आती हैं जो वाटरप्रूफ होती हैं, उसके ऊपर आप नहान शुरू के पहले दूसरे दिन से ही करना शुरू कर सकते हैं। तो आप नहाएं, थोड़ा वॉक करें, बच्चे की देखभाल करें, इतना ही काम बहुत है। इससे ज़्यादा काम शुरू में न करें, जिससे कि आपके शरीर में जितनी भी एनर्जी है वो आपके शरीर को हील करने में सहायक हो सके। तो दीज आर 2-3 इम्पॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा कुछ लोग सवाल पूछते हैं बेल्ट के बारे में, कि जैसे जब बच्चे को जन्म देने के बाद पेट बाहर निकल आता है तो इस पेट का क्या करना चाहिए। बेल्ट कुछ लोगों को थोड़ा सा दर्द में कभी कभी सहायता देती है, पर हम बेल्ट के बहुत ज़्यादा फ़ायदे नहीं पाते, क्योंकि बेल्ट जो होती है मेनली केवल पेट को दबाने का काम करती है, और पेट अंदर जाने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी जो मसल है वो अच्छे से टोन अप हो, यानी कि उसके अंदर अच्छे से ताकत आए, जो कि केवल एक्सरसाइजेस के माध्यम से ही आ सकती है। और ये एक्सरसाइजेस ज़्यादातर हम कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती हैं जो कि हम बच्चे होने के बाद 2-3 दिन बाद ही शुरू कर देते हैं, पर वो पेट की एक्सरसाइजेस नहीं होती, वो नीचे के शरीर की एक्सरसाइजेस होती हैं। और पेट की एक्सरसाइजेस आदि शुरू करने के लिए नॉर्मली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो 1.5 महीने बाद, और अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो 3 महीने के बाद हम ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइजेस करें, ये आपके पेट को सही वापस शेप में लाने में सहायक होगा। बेल्ट केवल उसे और लूज़ या थुलथुला बना देती है। इसको ऐसे समझना चाहिए कि अगर कोई बोरा है, नया बोरा आपने लिया और उसके अंदर आपने कुछ भी सामान, आलू, प्याज, कोई भी चीज़ उसने भर दी, और भर के वो कुछ समय पड़ा है और उसके बाद आपने उसको निकाल के बाहर कर दिया, तो नेचुरली वो जो थैला है या बैग है या बोरा है, उसकी शेप थोड़ी सी थुलथुली हो जाएगी। इसको वापस अपनी शेप में लाने के लिए दबाने से कहीं पे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि हम मसल्स की एक्सरसाइज करें, जिससे कि ये वापस अपनी शेप में आ सके। और ये जैसे मैंने बताया, नॉर्मल डिलीवरी के बाद 1.5 महीना और सिजेरियन होने के बाद 3 महीने बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हमें बच्चे पैदा होने के बाद ध्यान में रखनी चाहिए। अच्छा रेस्ट, अच्छा पोषण, दिमाग की शांति, मानसिक रूप से स्वस्थ, शारीरिक रूप से स्वस्थ माँ एक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे को आगे बढ़ने में सहायक हो सकती है। धन्यवाद।